कैसा लगेगा आपको अगर किसी दिन किसी अजनबी और सुनसान जगह पर घूमते हुए अचानक आपको एक शख्स मिले जो देखने में बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप 5 साल पहले हुआ करते थे। आप उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं, वो आपको हेलो कहता है, आप चौंक जाते हैं क्योंकि उसकी आवाज बिल्कुल वैसे ही है, हूबहू जैसे आप बात करते थे। आपको मालूम चलता है कि वो भी आप ही की तरह अकेली और सुनसान जगहों पर घूमने का शौकीन है और उसकी जेब में बिल्कुल वैसी ही डिबिया है जैसी आप रखते हैं माउथ फ्रेशनर के लिए। रतन बाबू के साथ भी कुछ ऐसा ही। रतन बाबू जो हमेशा मानते थे कि दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं और उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव भी कुछ कुछ मिलते जुलते हैं, तो क्या ये उन्हीं 7 लोगों में से कोई एक था? और अगर था तो क्यों एक हमशक्ल ने दूसरे का कत्ल कर दिया? दोस्तों, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज मैं आपको सुना रहा हूं एक थ्रिलर कहानी जिसे लिखा है मशहूर फिल्म मेकर और राइटर सत्यजीत रे साहब ने। वैसे तो ये एक बंगाली कहानी है, लेकिन इसे हिंदी में मैंने आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा बदला है ताकि आप ज्यादा लुत्फ ले पाएं इसका। तो शुरू करते हैं कहानी हमशक्ल। रतन बाबू ने ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर कदम रखा और पूरे स्टेशन पर एक गहरी नजर डाली। इस स्टेशन पर वो पहली बार आए थे। सामान के नाम पर रतन बाबू के पास एक छोटा सा बिस्तर बंद था और एक चमड़े का सूटकेस था, तो उन्हें कुली की जरूरत थी नहीं। वो सामान लेकर स्टेशन से बाहर आए और एक रिक्शे वाले को आवाज दी, सुनो। रिक्शे वाले ने रिक्शा रुकाया। जी साहब, कहाँ जाना है? बोले वो अरे क्या नाम था उस होटल का? हाँ, महामना होटल। महामना जानते हो? अरे बिल्कुल जानते हैं साहब, वो तो अक्सर मैं जाता हूँ सवारियाँ लेके वहाँ। ठीक है, बैठिए। अच्छा, कहानी आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। अगले 3-4 मिनट में आपको बहुत सारे नाम सुनाई देंगे इस कहानी में और कुछ ऐसी सिचुएशन सुनाई देंगी, कुछ ऐसी बातें जो आपको लगेगा कि ये सब मुझे क्यों बताया जा रहा है, ये तो कहानी आगे बढ़ाई जाए। लेकिन ये सारी डिटेल्स जो हैं वो कहानी के बीच में इम्पोर्टेंट हो जाएंगी, तो इसलिए इसे गौर से सुनिएगा। तो रतन बाबू रिक्शे पर बैठकर महामना होटल चले गए। वो घूमने के बहुत शौकीन थे। वैसे तो 24 साल से वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कलकत्ता दफ्तर में नौकरी करते थे, लेकिन पूरे साल छुट्टी नहीं लेते थे, छुट्टियां बचाते थे और फिर जब दुर्गा पूजा की छुट्टियां होती थी तो उन छुट्टियों को मिलाकर 1 महीने की छुट्टी लेते थे और इसी तरह के किसी अनजान जगह पर अकेले निकल जाते थे। उन्हें अकेले घूमने में बड़ा मजा आता था। उनका कोई दोस्त था नहीं। अच्छा, वैसे भी अगर होता भी तो ऐसी जगहों पे कौन उनके साथ जाता? लोग तो मशहूर जगहों पे जाते हैं भाई, जहाँ पे सैलानी आते हों, जहाँ टैक्सी की अच्छी सर्विस हो, जहाँ होटल्स हों। रतन बाबू ऐसी जगह पे जाते थे, अजनबी जगह पर, जहाँ बहुत मुश्किल से कुछ दूर पर एक रेलवे स्टेशन होता था और होटल भी कोई छोटा मोटा ही बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। ज्यादातर लोगों ने उस जगह का नाम भी नहीं सुना होता था। उन्हें ऐसी कम एक्सप्लोर्ड जगहों पे जाने में मजा आता है। तो इस बार रतन बाबू ने टाटा नगर से 15 मील दूर एक शिनी नाम का एक कस्बा है, वहां जाने का फैसला किया। ये हालांकि उन्होंने खुद नहीं ढूंढा, उनके कुलीग थे मुकुल मित्रा, उन्होंने उन्हें बताया था कि भाई यहाँ तुम जा सकते हो, ये बहुत लेस एक्सप्लोर्ड जगह है। उन्होंने ही रतन बाबू को महामना होटल के बारे में बताया था कि आप वहां रुक सकते हैं। तो रतन बाबू आ गए थे और उन्हें होटल वगैरह ठीक ही लग रहा था। कहने लगे कि ठंड का मौसम है, यहाँ नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाता है। एक हेल्पर भी था सेवक नाम का, वो दौड़ दौड़ कर काम करता था। तो बहरहाल रतन बाबू होटल में अपना सामान वामान रखकर थोड़ा आराम करके फिर शॉल वॉल लपेट के शिनी में घूमने निकल गए। वो खूबसूरत इलाका था, हरियाली और छोटे पहाड़ों से घिरा हुआ। रास्ते ऊबड़ खाबड़ थे। उस समय हल्के कोहरे में धुंधलाए हुए थे, गहरी खामोशी थी वहां। उस रास्ते से गुजरते हुए वो काफी दूर निकल आए। एक तालाब था जो नील कमलों से भरा हुआ था और तालाब के चारों तरफ कई तरह के परिंदे उड़ रहे थे, पक्षी उड़ रहे थे। रतन बाबू उन पक्षियों में से ज्यादातर को तो जानते थे, लेकिन जैसे कि सारस है, चिरैया है, नीलकंठ है, लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी परिंदे थे जिनको उन्होंने पहली बार देखा था और उनकी आवाजें भी बड़ी अजीब लग रही थी, शायद प्रवासी पक्षी होंगे। खैर, रतन बाबू देर शाम तक उस जगह पर अकेले बैठे रहे, फिर उठे और वापस होटल आए। अगली सुबह फिर से वो निकल गए थोड़ा जल्दी होटल से।
और फिर से एक अजनबी रास्ते पर निकल गए। लगभग 1 मील चलने के बाद वो एक जगह पर रुके। एक वहां पे खूबसूरत सा पुल बना हुआ था। उन्होंने सोचा चलते हैं, लकड़ी का पुल है। वो पुल के ऊपर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि पूरब की तरफ एक रेलवे स्टेशन था और ट्रेन की जो पटरियां थी वो उस पुल के नीचे से गुजर रही थी, यानी ट्रेन पुल के ठीक नीचे से जाती होगी। अभी रतन बाबू पुल पर खड़े ही थे कि तभी उस सुनसान जगह पर एक आदमी आकर उनसे कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। रतन बाबू ने देखा तो थोड़ा चौंक गए। उस आदमी ने धोती और कमीज पहनी हुई थी और कंधे पर गहरे भूरे रंग का एक शॉल था। चश्मा लगाया हुआ था उसने और पैरों में भूरे रंग के कैनवस जूते पहने हुए थे। उम्र उनके आसपास ही होगी, कुछ 4-5 साल कम ही होगी। उस आदमी ने रतन बाबू को देखकर हेलो में हाथ हिलाया। इन्होंने भी नकली मुस्कुराहट पास की और करीब आकर उसका चेहरा गौर से देखा तो चौंक गए। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो खुद थे 4-5 साल पहले। हाँ, बस फर्क इतना था कि इसका रंग थोड़ा अलग था। वो थोड़ा ज्यादा गोरा था, भौवें थोड़ी घनी थी और सिर के पीछे के बाल थोड़े लंबे थे। पहली बार यहां आए सर? मैं भी पहली बार आया हूं, उसने कहा। रतन बाबू को एक और झटका लगा। ये तो बिल्कुल उन्हीं की तरह बोल रहा है, ये तो सेम उसी की आवाज थी। वो हैरान रह गए, लगा जैसे कोई नाटक चल रहा है। मेरा नाम मनीलाल मजूमदार है। आप न्यू महामना में रुके हैं ना? रतनलाल और मनीलाल, नाम भी एक जैसे। हाँ, मैं वहीं रुका हूं, पर मुझे नहीं लगता मैं आपको जानता हूं, मनीलाल बोला। हाँ, आप मुझे नहीं जानते हैं, पर मैंने आपको देखा एक बार। पिछले साल आप घोलिया गए थे ना? रतन बाबू की भावें तन गई। आप भी घोलिया में थे? जी, मैं तो हर साल जाता हूँ वहाँ दुर्गा पूजा पे। असल में क्या है कि मुझे अकेले ही घूमना बहुत अच्छा लगता है और मैं ऐसी जगहों पे जाता हूँ जो कम मशहूर हो। रतन बाबू को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अकेले ऐसी जगहों पर घूमना तो उन्हें पसंद था। वो अजनबी आदमी आगे बोला, दरअसल मेरे एक कुलीग ने मुझे शीनी देखने का सुझाव दिया था। ये जगह अच्छी है, नहीं? रतन बाबू ने कुछ कटकते हुए कहा, शीनी का सुझाव तो मेरे भी एक दोस्त ने मुझे दिया था। ये क्या चल रहा है? क्या ये कोई नाटक है? ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ड्रामा चल रहा है। वो अजनबी बहुत ही आराम से खड़ा था, बिल्कुल नॉर्मल। फिर उसने पुल से एक तालाब की तरफ इशारा करते हुए कहा, अच्छा, वो तालाब का किनारा देखा आपने उस तरफ? वहां शाम को बहुत सारे परिंदे आते हैं, बहुत पक्षी इकट्ठा होते हैं। ये बोले, हाँ, मैंने देखा है, कल मैं था वहां पे। अच्छा, इत्तेफाक से मैं भी गया था, लेकिन वहां पे कुछ परिंदों को तो मैं पहचान पाया शायद, लेकिन कुछ तो प्रवासी थे, शायद मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। रतन बाबू का सर चकरा रहा था। ये क्या हो रहा था? तभी उन्हें ट्रेन की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई थी। तो उन्होंने देखा कि दूर सामने से ट्रेन की पटरियां जो हैं उन पर ट्रेन चली आ रही। दोनों जल्दी से पुल की रेलिंग के पास खड़े हो गए, क्योंकि ट्रेन पुल के नीचे से गुजरनी थी। रतन बाबू को आती जाती ट्रेन देखना बहुत पसंद था। कुछ देर में ट्रेन गड़गड़ाती हुई आई और तेजी से पुल के नीचे से गुजर गई। दोनों लोग आंखों से ओझल होने तक उसे देखते रहे। मनीलाल बोला, कितनी अजीब बात है ना, इस उम्र में भी मुझे ट्रेनों का आना जाना देखना बहुत पसंद है। रतन बाबू ने उसे शक से देखा। सोचा, ये कौन आदमी है जो मैं जो सोच रहा होता हूं ये बोल देता है? ये बिल्कुल मेरी जिंदगी जी रहा है। तो कहीं ये कोई पैरेलल दुनिया से तो नहीं आया है? इतनी चीजें कॉमन कैसे हो सकती हैं? कहीं कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है? वो अब मनीलाल मजूमदार से कुछ घबराने लगे थे। संदिग्ध लग रहा था उन्हें, कुछ मशकूक सा लग रहा था। खैर, कुछ देर बाद वो लोग लौटे। तो लौटते हुए उन्होंने आपस में कुछ बातचीत की। मनीलाल ने उन्हें बताया कि वो 3 दिन पहले शिनी आया है और कालिका होटल में रुका हुआ है। उसका घर कलकत्ता में है, जहां वो एक ट्रेनिंग कंपनी में काम करता है। रतन बाबू को ये राहत हुई कि वो कम से कम उसी होटल में तो नहीं है जिसमें वो रुके हुए हैं।
और उसकी नौकरी भी अलग कंपनी में। पर रतन बाबू को इतनी सारी चीजें कॉमन हो गई थी कि अब वो खुद जानबूझकर ऐसी ऐसी चीजें पूछ रहे थे ताकि वो जांच कर पाए कि कहीं और कुछ कॉमन तो नहीं है। बोले, मनी बाबू वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन कितनी तनख्वाह है आपकी? अरे साहब क्या तनख्वाह, बस दाल रोटी चल जाती है अपनी। पर नहीं, मतलब फिर भी कुछ तो। अब आप पूछ ही रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि 447 रुपये महीना मिलती है। सुनते ही रतन बाबू अचानक चलते चलते ठहर गए। क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? नहीं वो कुछ नहीं, चलिए, कहते हुए वो लोग आगे बढ़े। रतन बाबू के हाथ कांप रहे थे। ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल बराबर की तनख्वाह। अगर ये झूठ भी बोल रहा है तो सवाल ये है कि इसे मेरी तनख्वाह का पता कैसे चला? वो तो मैं किसी को भी नहीं बताता। एक कहावत है, शायद आप लोगों ने सुनी हो, कि दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं, पर उनके मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। वो कभी नहीं मिल सकते। पर हो सकता है कि ये प्रोबेबिलिटी किस तरह से पैदा हो गई हो और ये दोनों मुलाकात इन दोनों की हो गई हो। रतन बाबू जानना चाहते थे कि कहीं ये आदमी उन्हीं 7 में से एक तो नहीं है जो इत्तेफाक से उन्हें मिल गया। अब उनका खुद उस आदमी में इंटरेस्ट जग गया था। बोले, सुनिए, आप कलिका होटल में है ना? ऐसा करते हैं शाम को मिलते हैं 8 बजे। हाँ, क्या ख्याल है? हाँ, 8 बजे मिलते हैं, ठीक है। वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। असल में मुझे जो चीज़ें पसंद आती है ना, वो थोड़ी विचित्र होती हैं। मैं बड़ा अजीब टाइप का आदमी हूँ। पर आपके साथ अच्छा लग रहा है मुझे, हमारे शौक काफ़ी मिलते जुलते हैं, ऐसा लगता है। रतन बाबू ने नकली मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया, क्योंकि यही तो उनकी भी कहानी थी। उनके भी अजीब व गरीब शौक की वजह से उनका कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए तो वो अकेले घूमते थे। खैर, शाम के वक्त दोनों लोग मिले जगन्नाथ रेस्टोरेंट में। सामने मेज पर खाना था और अब वो ये देखना चाहते थे कि ये आदमी क्या उन्हीं की तरह खाने से पहले दाल में नींबू निचोड़ेगा, क्योंकि इनकी आदत थी ये दाल खाने से पहले नींबू निचोड़ते थे उसमें। मनीलाल ने दाल की महक अपनी नाक में भरते हुए कहा, वाह, खुशबू तो बढ़िया रतन बाबू। फिर अचानक दाएं बाएं देखा और होटल में काम करने वाले एक आदमी को आवाज दी, अरे भाई साहब, जरा नींबू रख देंगे आप सलाद में? रतन को अब बेचैनी होने लगी। उन्होंने गौर किया कि दूसरी टेबल्स पर बैठे लोग उनकी तरफ देखकर चुपचाप खुसर पुसर कर रहे हैं। कह रहे हैं, देखो देखो कैसे दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं बिल्कुल। दूसरे ने कहा, मेरे ख्याल से जुड़वा होंगे ये लोग। अब उन्हें घबराहट हो रही थी, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, या कोई मेरे बारे में सारी बातें पता करके किसी साजिश के तहत आया मुझे लूटने के लिए। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि क्या ही लूटेगा मेरे से। बैंक में कुछ रकम नहीं है, किराए पे रहते हैं, ना कोई पैसा है ना कोई जायदाद है। भाई जालसाजी करेगा भी तो कोई फायदे के लिए करेगा ना, तो फिर ये कौन है? बेमन से खाना खाते हुए वो उसे घूरते रहे। कुछ देर के बाद दोनों ने विदा ली और अगली सुबह फिर मिलने के वादे के साथ अपने होटल की तरफ चल दिए। रतन बाबू को यह डर था कि अगर वो उसकी हकीकत जाने बगैर अलग हो गए तो फिर उससे कभी नहीं मिलेंगे और वो पूरी जिंदगी बेचैन रहेंगे कि वो आदमी कौन था। क्या वो था या मेरा वहम था? ये कैसे हो सकता है? इसलिए वो रात भर यही सब सोचते रहे और उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तकिया मुंह पर रखकर करवटें बदलते रहे, लेकिन एक बात उन्हें बार बार याद आ रही थी कि होटल में खाना खाते हुए मनीलाल उन्हीं की तरह तर्जनी उंगली उठाकर खाना खाता था, इस तरह से। ये सारी बातें उन्हें पागल कर रही थी। वो बुरी तरह मुश्किल से 1-2 घंटे ही सो पाए होंगे, इससे ज्यादा उन्हें नींद नहीं आई। खैर, किसी तरह सुबह हुई, सेवक से गर्म पानी मंगाया, जो नौकर था वहां पे, नहाया धोया, चेक वाला कुर्ता पहना और अपनी जेब में एक एल्युमिनियम की चमकीली सी डिबिया रखी, जो वो हमेशा रखते थे। उसमें सुपारी रखते थे और बीच बीच में खाते रहते थे, उन्हें शौक था। उसे लेकर बाहर निकले होटल से तो सामने से मनीलाल आता हुआ दिखाई दिया और आते उसने पहली बात पता है क्या कही? उसने कहा, गुड मॉर्निंग रतन बाबू। यार, कल रात को तो मुझे नींद ही नहीं आई, बस समझ लीजिए मुश्किल से 2-1 घंटे ही सोया हूंगा मैं। पता नहीं क्यों शायद कल खाने के बाद जो हमने चाय पी वो कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी मेरे ख्याल से। खैर,
आइए चले। रतन बाबू और मनीलाल सामने वाली सड़क पर पैदल चलने लगे। कुछ दूर पर एक मेला लगा था, ये लोग वहीं जाने वाले थे। रास्ते में गली से होकर निकले तो खंबे की टेक लगाकर कुछ लोफर टाइप के लड़के खड़े थे। दोनों का चेहरा देखा और आपस में हंसते हुए बोले, अबे ये तो बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल हैं? देखो तो ये क्या है, नागनाथ सांपनाथ? लड़के मजाक उड़ाने लगे। बुरा लगा था रतन बाबू को, लेकिन खुद ऐसे रहस्य में उलझे हुए थे कि उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर में वो लोग मेले पहुंचे। शीनी के उस इलाके में आज़ादी के वक्त से हर साल एक बड़ा मेला लगता था। आज वही मेला था। बहुत चहल पहल थी वहाँ पर। सब्जियों की दुकानें थी, बर्तनों की, मवेशी बिक रहे थे, खरीद फरोख्त हो रही थी और गाने भी बज रहे थे। एक किनारे करतब भी हो रहे थे। अब दुकानें देखते हुए रतन बाबू और मनीलाल भीड़ में अलग अलग हो गए। तभी भीड़ में रतन बाबू को एक चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखकर वो चौंक गए। ए सेवक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो वही होटल वाला लड़का था, सेवक। लेकिन उन्हें देख के वो ऐसे घबराए जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ ली गई। अब कुछ नहीं सर, वो मैं तो बस आ गया था मेला देखने। आप घूमिए, मैं उधर जा रहा हूँ, कुछ काम है। उन्हें कुछ अजीब लगा, पर ये कोई इतनी बड़ी बात तो थी नहीं, क्योंकि सेवक वहीं रहता था और पूरा गांव आया था, वो भी आ सकता था। खैर वो आगे बढ़ गए। मेले में घूमते हुए वो सोच रहे थे कि वो हमेशा सोचते थे कि काश कोई उनका दोस्त होता जो उनकी तरह सोचता। लेकिन अब मिला है एक आदमी, तो वो ऐसा मिला है कि बिल्कुल उन्हीं की तरह है। उससे तो बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि जब बात करो तो ऐसा लगता है कि अपने आप से बात कर रहे हैं। आज उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि दोस्ती बिल्कुल अपने जैसे लोगों से नहीं होती। दोस्ती ऐसे लोगों से होती है जो आपसे कुछ अलग होते हैं, जिनसे आप कभी कभार इख्तिलाफ कर सके। अगर दोनों एक जैसे होंगे तो फिर जिंदगी में रंग ही क्या बचेगा। टहलते टहलते रतन बाबू मेले में एक छड़ी की दुकान पर पहुंचे। वो बहुत दिनों से एक छड़ी खरीदना चाहते थे। दुकानदार से उन्होंने आहिस्ता से उसके दाम पूछे, पर वो मोल भाव करने लगा। उसने कुछ ज्यादा दाम बताए। इन्होंने कहा, अरे भाई कुछ सही पैसे बताओ, और फिर बात बनी नहीं। ये वहां से चल गए। थोड़ा आगे बढ़े थे कि देखा सामने मनीलाल खड़ा हुआ। लीजिए। उसने उनकी तरफ एक छड़ी बढ़ाते हुए, लीजिए मैंने ये 2 छड़ियाँ खरीदी हैं, एक आपके पास रहेगी, एक मेरे पास। ये हमारी दोस्ती की निशानी के तौर पर आप इसे रख लीजिए, कभी मना मत कीजिएगा प्लीज। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, एक मैंने ले लिया, आप एक रखिए, हमारी दोस्ती की निशानी, लीजिए लीजिए। खैर इन्होंने ले ली। यहां तक तो मामला ठीक था, लेकिन मेले से लौटते हुए रास्ते में मनीलाल ने उन्हें अपने पुराने वक्त की बहुत सारी बातें बताई, और वो बातें सुनते हुए रतन लाल का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि कॉलेज के वक्त की उसने जो बातें बताई वो हू बहू वही बातें थी। माँ बाप का नाम, बचपन की घटनाएं, प्रेमिकाओं के किस्से, सब हू बहू। ये कैसे हो सकता है? रतन बाबू के कनपटी से पसीना बहने लगा था। ऐसा लगा था जैसे उनकी अपनी जिंदगी आंखों के सामने चल रही। वो डर रहे थे कि ये आदमी अगर उन्हें वापस जाके कलकत्ता में भी मिल गया तो एक अजीब सी कैफियत होगी। मैं पूरी जिंदगी एक अजीब से कॉन्फ्लिक्ट में जीऊंगा। एक आदमी 2 जिंदगी या 2 आदमी 1 जिंदगी, कुछ अजीब सा महसूस होगा। वो इस आदमी से निजात चाहते थे, वो एक्सक्लूसिव होना चाहते थे। आज रात रतन बाबू को फिर से नींद नहीं आई। उनके अंदर मनीलाल को लेकर न जाने क्यों एक नफरत सी उभरने लगी। सीधी सादी जिंदगी थी उनकी, इस आदमी ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। रतन बाबू का जो मेंटल बैलेंस था, उनका दिमागी तवाजुन बिगड़ने लगा। वो उस आदमी से छुटकारा चाहते थे, वो पागल से होने लगे थे। और उसी पागलपन में उन्होंने खतरनाक फैसला किया, एक बेहद खतरनाक फैसला, मनीलाल के कत्ल का फैसला। रतन बाबू ने एक योजना बनाई।
मनीलाल को उसी पुल पर बुलाया जिसके नीचे से ट्रेन गुजरती थी। मुझे तो ट्रेन देखना अच्छा लगता था, मनीलाल को गुजरती हुई ट्रेन देखना पसंद था, तो वो आ भी गया। दोपहर करीब 2:30 बजे दोनों उस पुल पर खड़े थे। मौसम सर्द था, कोहरे से दूर का आधा पहाड़ ढका हुआ था। दोनों रेलिंग के पास सहारा लेकर खड़े हो गए, जो पुल की रेलिंग थी लकड़ी की। रतन बाबू ने चुपके से अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। ट्रेन आने में अभी 12 मिनट थे। नॉर्मल दिखने के लिए उन्होंने एक जम्हाई ली। तभी मनीलाल ने उन्हें देखा और अपनी जेब से एक एल्युमिनियम की चमकीली सी डिबिया निकाली जिसमें सुपारी थी। ये बिल्कुल वैसी ही डिबिया थी जो रतन बाबू की जेब में भी थी, लेकिन अब रतन बाबू को कोई हैरानी नहीं थी। जो कुछ वो देख चुके थे पिछले 2-4 दिनों में, अब उन्हें किसी बात की हैरानी नहीं हो रही थी। मनीलाल ने उनकी तरफ वो डिबिया बढ़ाई और कहा, लीजिए थोड़ी सुपारी खाइए, अभी तो ट्रेन आने में वक्त है। रतन बाबू ने डिबिया खोली, उसमें से थोड़ी सुपारी निकाली, लेकिन उन्हें डिबिया वापस करने के बाद सुपारी खाई नहीं। मनीलाल की नजर बचाकर उसे फेंक दिया। वो नहीं जानते थे कि इसका क्या असर होगा। पहले ही मुझे इस आदमी से छुटकारा चाहिए। उन्होंने उस सुपारी को फेंक दिया और चुपचाप खड़े होकर कहने लगे, आने वाली होगी ट्रेन। कुछ देर के बाद ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। दूर से ट्रेन आ रही थी। रतन बाबू की आंखें खून से लाल थीं। ट्रेन का शोर और तेज हो रहा था, मन का शोर भी बढ़ रहा था। उन पर एक पागलपन सवार हो रहा था। चेहरे पर शैतानी भाव थे उनके। वो मनीलाल के करीब आए। ट्रेन अभी कुछ दूरी पर थी। वो मनीलाल के पीछे आकर खड़े हो गए कि तभी पुल से एक आदमी साइकिल की घंटी बजाते हुए गुजरा। देखा तो एक साइकिल सवार उधर से गुजर रहा था। रतन बाबू फौरन संभाल गए। उन्होंने हाथ अपने नीचे कर लिया। साइकिल सवार ने ध्यान नहीं दिया और वहां से निकल गया। अंधेरा भी हो रहा था। साइकिल सवार के जाते ही मनीलाल बाबू ने दोनों हाथ से अपनी रेलिंग को ऐसे पकड़ लिया। आसमान में बिजली चमकी और रतन बाबू ने अपनी पूरी ताकत जुटा ली। पीछे खड़े हुए और अपनी हथेलियां मनीलाल बाबू की पीठ पर फैला दी। इस तरह से एक बार उन्होंने गहरी सांस ली और फिर जोर का धक्का दिया मनीलाल को, और मनीलाल का जिस्म 4 फुट ऊंची उस रेलिंग को फांदकर नीचे ट्रेन की पटरियों पर जाकर गिर पड़ा। और ठीक उसी वक्त धड़धड़ाती हुई ट्रेन उस पर से गुजर गई। कुछ मिनट की बात होगी, ट्रेन गुजरी तो फिर से खामोशी पसर गई। गहरी खामोशी, जैसे वहां कुछ नहीं हुआ था। रतन बाबू ने गले में अपनी शॉल को कसा और चल दिया वहां से। कुछ देर बाद वो लगभग हांफते हुए होटल पहुंचे, लेकिन होटल में दाखिल होते हुए ना कुछ अजीब लगा, जैसे किसी गलत होटल में आ गए हो। भैया ये कौन सा होटल है ये? उन्होंने रिसेप्शन पर खड़े शख्स से पूछा। तो वो बोला, सर ये तो कलिका होटल है। कलिका होटल? ये तो वही होटल है जहां मनीलाल रहता था। मैं यहां कैसे आ गया? मुझे तो महामना होटल जाना था। तभी वो ये सोच ही रहे थे कि तभी एक आदमी जिसने हरे रंग की शॉल ओढ़ी थी, उसके घुंघराले बाल थे, वो उसी होटल में काम करता था। वो हाथ में चाय की प्याली लिए हुए आया और बोला, मनीलाल बाबू लीजिए चाय पीजिए। बारिश का मजा बिना चाय के कहाँ आता है, लीजिए। रतन बाबू हड़बड़ाए, माफ कीजिए, मेरा नाम रतन है, मैं मनीलाल नहीं हूँ। अरे क्या मजाक कर रहे हैं बाबू आप? मैं क्यों मजाक करूंगा? मैं तो इस होटल में हूँ भी नहीं, मैं तो गलती से यहाँ आ गया। अब मुझे तो यहाँ से जाना है। कहते वो हड़बड़ाए हुए वहां से निकले। उन पर एक पूरी घबराहट तारी हो रही थी। वो ये भी सोच रहे थे कि वो यहाँ कैसे आ गए। वो खुद ये सोचने लगे कि मैं रतन ही हूं, कहीं मैं मनीलाल तो नहीं। उन्हें यह भी घबराहट हुई कि अगर मैं रतन लाल ही हूं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने मुझे जुर्म करते हुए देख लिया हो। क्योंकि आज नहीं तो कल मनीलाल की लाश पटरी से मिल ही जाएगी। उस साइकिल सवार कौन था जो पुल के पास से गुजरा था? उसने मुझे आखिरी बार देखा था वहां पे, लेकिन इतने कोहरे में खैर वो पहचान तो नहीं पाया होगा।
खैर किसी तरह से वो अपने होटल पहुंचे और बहुत नॉर्मल दिखते हुए अपने होटल में जाकर वो बैठे, आराम किया। अब उन्हें बहुत सुकून मिल रहा था कि फिर से उनका कोई दोस्त नहीं है इस दुनिया में, कोई उनकी तरह नहीं है। वो अपनी तरह के अकेले शख्स है, जैसे सब लोग होते हैं। बाहर बिजली कड़क रही थी, हल्की बारिश हो रही थी, रात हो गई थी। रतन बाबू बहुत दिनों के बाद सुकून से सोए। बहुत अच्छी नींद आई उन्हें। सुबह उठे तो बड़ी सी अंगड़ाई ली, आज बहुत फ्रेश महसूस कर रहे थे। तभी किसी ने कमरे पे दस्तक दी। सेवक आया था ट्रे में चाय लेकर। नमस्ते साहब, लीजिए चाय लीजिए। चाय रखते हुए सेवक की नज़र कमरे के कोने में गई। उसने कहा, ये छड़ी आपने मेले से ली थी ना? हाँ, मेले से तो ली थी। तुम भी तो थे वहां पे? हाँ था। तो कितने की ली थी आपने सर ये? रतन बाबू अब मनीलाल का जिक्र नहीं करना चाहते थे। बोले, ये कोई थी 4-5 रुपए की थी। अच्छा, कहते हुए थोड़ा सा मुस्कुराया। अब वो कहते हैं ना कि कातिल एक बार मौकाए वारदात पर जरूर जाता है। रतन बाबू को भी अब दोबारा उस जगह पे जाने का अब मन कर रहा था कि देखूं जाकर कि उस बंदे के होटल में, मनीलाल के होटल में क्या बातें हो रही हैं। वो गए, लेकिन जैसे ही कलिका होटल के कुछ करीब पहुंचे, इन्होंने देखा कि वहां पर भीड़ है। ये भी भीड़ में शामिल हो गए। इन्होंने लोगों की बातें सुनी। ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि मनीलाल ने पुल से छलांग लगा दी और अपनी जान ले ली। वो अपनी जिंदगी से कुछ खफा था, कुछ मजबूरियां रही होंगी उसकी। मनीलाल बाबू का शव जो था वो पुल के नीचे रेलवे ट्रैक के पास से मिल गया था। और वो कालिका होटल का जो घुंघराले बाल वाला आदमी था जिसने रतन बाबू को मनीलाल समझ के चाय दी थी जब वो गलती से चले गए थे, वो लोगों से कह रहा था कि अजीब तरह के आदमी थे साहब, किसी से बात तो करते नहीं थे। अब यहाँ तो उनको कोई जानता भी नहीं था, 3-4 दिन से आए हुए थे। रतन बाबू को सुकून हुआ कि चलो, उसे कोई जानता नहीं था, उसके साथ कोई नहीं था। ये वापस लौट आए और होटल आकर इन्होंने अब सुकून से अपना खाना वाना खाया और सोचा कि जो कल कपड़े मैंने पहने थे उन्हें धुलने के लिए दे देता हूं। सेवक को बुलाया। उसे कपड़े दे रहे थे कि अचानक कुछ देखकर वो ठहर गए। उन्होंने देखा कि कमीज का एक बटन टूटा हुआ है। इन्होंने फौरन बात बदली। सेवक से बोले, सेवक ये वाली कमीज रहने दो, बाकी कपड़े ले जाओ, ये अभी एक बार और पहन सकता हूं मैं। सेवक ने हैरानी से देखा और उसने वैसे ही किया जैसा वो कह रहे हैं। कहता, ठीक है साहब। उसके जाते ही रतन बाबू ने जल्दी से कमीज देखी। कमीज का एक बटन टूटा हुआ था। जरूर कल मनीलाल को धक्का देते वक्त पुल पर टूट गया होगा। उन्होंने बहुत सारी जासूसी कहानियां पढ़ी हुई थी जिनमें कातिल बटन से पकड़ा जाता है। वो फौरन होटल से निकले और पास में पहले तो उन्होंने एक दर्जी को ढूंढा और उससे अपनी कमीज में एक नया बटन लगवाया ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन काम तो अभी भी अधूरा था क्योंकि टूटा हुआ बटन तो वहां पुल पे पड़ा होगा, उसे भी तो उठाना जरूरी था। तो इन्होंने फैसला किया कि ये दोबारा जाएंगे उस पुल पर और अपना बटन ढूंढेंगे। तो ये चल दिया। शाम हो रही थी। रतन बाबू हड़बड़ाते हुए पुल के पास लगभग हाफते हुए पहुंचे। गहरी खामोशी थी। इन्होंने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। पर हां, पुल की जो रेलिंग थी, लकड़ी की रेलिंग, उसके जो किनारे थे उनमें एक दरार थी और उस दरार में एक चमकदार चीज पड़ी हुई थी। रतन बाबू झुके और उसे बाहर निकाला। ये बटन नहीं था, ये सुपारी से भरा हुआ एक छोटे सा डिबिया थी, वही जो मरने से पहले मनीलाल ने रतन बाबू को दिया था कि लीजिए थोड़ा सा खाइए, और इन्होंने वापस कर दिया था। जब वो ऊपर से गिरा तब शायद उसकी जेब से निकलकर वो पुल की ही रेलिंग की लकड़ी की दराज में फंस गया होगा। इन्होंने जल्दी से उसको निकाला और फिर उन्होंने उसे पुल के ऊपर से नीचे फेंक दिया, पटरी की तरफ, जहां से ट्रेन की पटरियां थी। इन्हें वो पटरी से टकराने की जो टन से आवाज आती वो भी साफ सुनाई दी। अब वो वहां से चलने को हुए। जैसे ही वो मुड़े तभी ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। इन्होंने घबराकर अपनी घड़ी देखी। इस वक्त ट्रेन तो नहीं आती। वो रेलिंग पर टेक लगाकर फिर से खड़े हो गए।
और इंजन के शाफ्ट पर लगे हुए लैंप की तेज रोशनी को निहारने लगे। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उनका शॉल उनके कंधे से हट गया। उन्होंने शॉल को फिर से लपेट लिया। अब उन्हें ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी और किसी आने वाले तूफान की हल्की गड़गड़ाहट जैसी थी वो। रतन बाबू को अचानक लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने घबरा के पीछे देखा, कोई नहीं था वहां पर। फिर ये अपनी कोहनियों को रेलिंग पर टिका कर ट्रेन को नीचे से गुजरता हुआ देखने लगे। थोड़ा सा झुक गए थे वो, लेकिन ठीक उसी वक्त पीछे से 2 हाथ आए। वो हाथ किसके थे पता नहीं, और उन हाथ ने रतन बाबू को जोर का धक्का मारा और रतन बाबू 4 फुट ऊंची रेलिंग को फांद कर धड़ाम से नीचे गिर पड़े रेल की पटरी पर। और ठीक उसी वक्त ट्रेन धड़धड़ाते हुए उनके ऊपर से गुजर गई। ट्रेन गुजरी तो गहरी खामोशी थी, जैसे कुछ नहीं हुआ था वहां पर। अब पुल खाली था, आसमान नीला था, लेकिन उनकी मौजूदगी के तौर पर पुल की लकड़ी की रेलिंग की दरार में एक छोटी सी चमकदार चीज फंसी हुई थी। ये एक एल्युमिनियम की डिबिया थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सत्यजीत रे साहब की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट पर या स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो हमें रेटिंग्स दीजिए। इस कहानी का साउंड डिज़ाइन किया है सूरज सिंह ने। शो के प्रोड्यूसर है माज। अगले हफ्ते लौटूंगा एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। तो आप याद रखिएगा।